नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। योग और जीवन के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। योग एक विज्ञान है जो कि हमें जीने की कला सिखाता है। जो लोग योग करते हैं उन्हें पता है कि कैसे निरोगी रहा जाता है, और जो लोग केवल ये मात्र ही सोचते रहते हैं कि हाँ, योग से निरोगी तो रह सकते हैं, लेकिन कैसे, लेकिन भाई ये तो सिर्फ करने से होगा। जब तक आप योग को करेंगे नहीं, जितनी भी इसकी क्रियाएं हैं, तब तक आप अपने आप को निरोगी नहीं रह सकते। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितना मानसिक तनाव रहता है। हरी भरी करी ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लगातार चले आ रही हैं। तो आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं कि दैनिक जीवन में कैसे योग का महत्व है, कैसे इसमें स्वस्थ रहा जा सकता है। इस सब पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज योग गुरु प्रेम ज्योति जी। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए राधा ठाकुर जी भी हैं। राधा जी, आपका भी बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे दर्शक आपकी वो सभी योग क्रियाओं को देखने वाले हैं जो कि आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाने वाली हैं। तो प्रेम जी, इससे पहले कि हम राधा जी से आज की योग क्रियाओं के बारे में जानें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि योग हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है और क्यों ज़रूरी है योग। भारतवर्ष के ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ये प्राचीनतम विद्या योग शुरू से लेकर ही मानव जाति के साथ संबंधित है। जीवन जीने की एक कला है जिसको अपनाकर मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकता है, जो कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य विभिन्न प्रकारों से रोगों से ग्रस्त है। और आज के संदर्भ में योग अपनाकर मनुष्य स्वस्थ निरोग काया पा सकता है, जिसके लिए उसे विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक रहता है। तभी आसन प्राणायाम का अभ्यास करके, साध करके लाभ अर्जित किया जा सकता है। प्रेम जी, मैं देख रहा हूँ कि आप इतने वर्षों से योग से जुड़े हुए हैं। आप 30-35 वर्षों से योगासन, योग घरों में, बच्चों को, स्कूलों में और यहाँ वहाँ सब जगह आप सिखाते हैं। सब जगह करते हैं जी। तो अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, जो इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान जो है, उस पर अपना नहीं रहा है, वो आदमी योग को अपना नहीं रहा है। योग बहुत ही सरल है। आज के संदर्भ में विभिन्न माध्यम हैं, दूरदर्शन है, समाचार पत्र हैं, या विभिन्न योग गुरु हैं जो योग के बारे में प्रचार कर रहे हैं। आवश्यकता है केवल मात्र इसे अपनाने की, बहुत ही सख्त आवश्यकता है आज के संदर्भ में। तो सर्वमान्यों कैसे योग करें, उसके लिए आज हमारे बीच में प्रदर्शन कर रही हैं राधा ठाकुर जी, जो योग आसन पद्धति को अपनाकर प्रदर्शित करेगी कि सरल से सरल योगासन करके कैसे शारीरिक और मानसिक लाभ अर्जित किया जा सकेगा। प्रेम जी, इससे पहले कि राधा जी से आप योग कराएं, इसके लिए जो योग जब हम शुरू करते हैं, इसके लिए शेड्यूल क्या रहता है, क्या शेड्यूल होना चाहिए इसके लिए? विजय चौधरी जी सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। शेड्यूल तो अपनाना बहुत ज़रूरी है। प्रातःकाल नित्य प्रति शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट रहकर ही योगासन अपनाना चाहिए। योगासन करने के पश्चात हम चाहे योगासन करें, चाहे प्राणायाम करें, तत्पश्चात उसके बाद कम से कम आधा घंटा तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी मल विसर्जन प्रक्रिया शरीर से मल को विसर्जित करने में लग जाती है। अगर हम तत्काल अन्न ग्रहण करेंगे तो उतना लाभ अर्जित नहीं होता है। और योगासन करने के लिए कहीं भी कोई खर्चे वर्चे की बात होती नहीं है। घर की चारदीवारी के अंदर खिड़की खोलकर, दरवाज़ा खोलकर खुले वातावरण में आप प्रकृति से योग क्रियाओं का लाभ अर्जित कर सकते हैं, जिसके लिए केवल मात्र साधने की जरूरत रहती है। तो वो कैसी जरूरत रहती है? शुरू में तो हम हल्के फुल्के आसन प्राणायाम व्यायाम करवाते हैं। तत्पश्चात रोज अभ्यास के द्वारा मनुष्य अग्रसर होने लग जाता है और अच्छे आसन और प्राणायाम करने लग जाता है। तो चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं हम आज के फिर योग क्रियाओं की। सबसे पहले आप कौन सी क्रिया राधा जी से करवाएंगे? शुरुआत योग पद्धति अपनाने के लिए, योग जीवन अपनाने के लिए, अपने आप को सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक रहता है ओम ध्वनि का गूंजन। जी। ओम कोई धार्मिक मंत्र नहीं है, उच्चारण नहीं है, केवल मात्र भगवान के द्वारा, उस सृष्टिकर्ता के द्वारा स्वाभाविक एक उच्चारण दिया गया है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, औ, उ और मौ। वाणी के ये 3 अक्षर ओम बनाते हैं। हम मोटे रूप से मान सकते हैं कि संसार में कोई जन्म देने वाला भी है,
कोई पालने वाला भी है और कोई संहार करने वाला भी है। जी भारतीय मान्यताओं के अनुसार ये 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जी उनका उच्चारण योगी जन किस प्रकार से सामूहिक रूप से करते हैं, तो आप देखेंगे राधा ठाकुर द्वारा वो सांस भरकर ओम का उच्चारण प्रदर्शित करेगी। जी सांस भरकर राधा जी। प्राणायाम के साथ ओम का उच्चारण किया जा रहा है। फेफड़ों को अधिक से अधिक फुलाया जा रहा है और अधिक से अधिक मल विसर्जन किया जा रहा है। अतः ओम के अत्यधिक लाभ हैं। जहाँ हम इसका ईश्वरीय मनन स्तुति प्रार्थना करते हैं, वहीं पर शारीरिक और मानसिक लाभ भी तो अर्जित होता है। जी। क्योंकि अष्टांग योग में 8 अंग बतला गए हैं। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले शरीर को साधना होगा, यानी ओम के उच्चारण में आदमी स्थिर बैठता है। जब स्थिर हो जाता है तभी प्राणायाम भी तो किया जा सकता है। जी ये जी। इसका लाभ रहेगा। जैसे अभी राधा जी ये ओम की ध्वनि कर रही हैं, ओम का जप कर रही हैं, इसके बाद ये कितने मिनट तक होना चाहिए ओम, ये इसकी अपने बहुत सेकंड या हाँ, मिनट? अपने अपनी क्षमता तक इसका उच्चारण करना है। शक्ति से परे उच्चारण करना लाभप्रद नहीं होगा। जी। जितना भी जिसका फेफड़ा इजाजत देता है, अपने कंठ को उतना खोलना है, उतना पुकारना है। शक्ति से परे उच्चारण करना ठीक नहीं। जी। तो इस ओम के उच्चारण के बाद सबसे पहली क्रिया क्या होगी फिर? योगी जन सूर्य भगवान को शक्ति का पुंज मानते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान अगर संसार में नहीं है तो शायद कोई भी जीव जंतु इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। तो सूर्य भगवान को राधा जी अभी 12 प्रकार के अभ्यास बताएगी, जहाँ ये सूर्य भगवान को हम नतमस्तक हो रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय मान्यताओं के अनुसार वर्ष फल बनता है 12 महीनों से। तो 12 महीनों में सूर्य भगवान 12 प्रकार की कलाएं रचाते हैं। तो 12 प्रकार के ये प्रदर्शन शुरुआत में किए जाते हैं। जी। इसको बच्चा, बूढ़ा, राधा जी स्टार्ट करें। सूर्य नमस्कार के ये 12 प्रकार बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी व्यक्ति कर सकते हैं। समय का अभाव हो, जल्दी हो, कोई भी नर नारी अपने आप में ये मानता हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो सूर्य नमस्कार के केवल मात्र 3-4 बार अभ्यास करने से सूर्य नमस्कार पूर्णतः सभी आसनों की तरह लाभप्रद होता है। इसे शरीर स्फूर्ति पाता है, लोहशीलता बनाता है, तंदुरुस्ती देता है, जो कि आज के हालात में शरीर के लिए उपयोगी भी हैं। जी 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 जी। इसके लिए आपको सीधे खड़ा होना पड़ता है, फिर दाईं टांग आगे करनी बहुत पड़ती है। अच्छा पूछा है आपने। शरीर के बारे में संतुलन स्थापित करने में सूर्य नमस्कार परम उपयोगी हैं। शरीर को संतुलन बनाने के लिए कभी आगे झुकते हैं, कभी पीछे झुकते हैं, कभी लेटते हैं, कभी उठते हैं। पूरे शरीर को तनाव मुक्त किया जाता है, यानी लोहशील बनाया जाता है। तभी ये अत्यधिक लाभप्रद भी है। तो सूर्य नमस्कार कम से कम कितनी बार, हमें कितनी देर के लिए करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर हम आसन प्राणायाम नहीं कर सकते हो, समय का अभाव हो, तो सूर्य नमस्कार के 3-4 बार अभ्यास करने से भी पूरा लाभ मिल जाता है। नहीं तो केवल मात्र समय के साथ, जैसा समय आपको मिलता है उसके साथ, तो केवल मात्र एक बार ही सूर्य नमस्कार करना उचित है। प्रेम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि राधा जी अभी सूर्य नमस्कार कर रही हैं, हमारे दर्शक उन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है और किन लोगों के फ़ायदेमंद नहीं होता है? मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, किन लोगों को नहीं करना चाहिए? बीमारी जन, रोग से ग्रस्त लोग योग साधन नहीं अपना सकते हैं, उनके लिए कुछ निश्चित आसन हैं, उनके लिए सूर्य नमस्कार नहीं होगा। सूर्य नमस्कार तो जनमानस के लिए, सर्वसाधारण के लिए, अपने आप को जनरल फिटनेस देने के लिए ही अभ्यास किया जाता है। और जैसे मैंने पहले कहा, बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी इसका लाभ अर्जित कर सकते हैं इसके अभ्यास से। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि सूर्य नमस्कार करने से बच्चों की जो बुद्धि है, बौद्धिक है, वो भी उसमें उसका भी विकास भी होता है। उसका बुद्धि का विकास तो होगा ही, जी। शारीरिक और मानसिक विकास बनता ही चला जाता है। जी जी। अच्छा, इसके बाद अब जो हम दूसरा आसन है, ये तो राधा जी ने अभी ये सूर्य नमस्कार कर रही हैं, इसके बाद हमारा कौन सा नेक्स्ट आसन रहता है? आसन पद्धति को हम लगभग 4 प्रकार से विभक्त करते हैं। यानी पहले तो खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। तत्पश्चात बैठकर, उसके बाद कुछ पेट के बल, कुछ पीठ के बल। जी। यानी ज्यों ज्यों साधन आदमी अपनाता जाता है, साधना करता जाता है, तो आसनों की गिनती भी ज़्यादा बनती चली जाती है। आसन
ज़्यादा भी होने लग जाते हैं। जी। शुरुआत में सूर्य नमस्कार, उसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसन, जो कि राधा जी अब हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रही है। जी। तो इसमें पहला आसन राधा जी प्रस्तुत करेगी वृक्ष आसन। वृक्ष आसन यानी वृक्ष जो प्रकृति की देन है, अत्यधिक सुंदर रहता है, स्थिर रहता है, यानी अपनी नस नाड़ियों को स्थापित करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। आप देख ही रहे हैं शरीर और मन का संतुलन है, एक टांग पर साधे हुए हैं, वृक्ष के समान खड़े हैं, शरीर और मन का संतुलन कायम है, रिलैक्स। अभ्यास एक ओर से किया गया हो तो दूसरी ओर से भी किया जाना अत्यंत उपयोगी है। आपने देखा पहले एक टांग के साथ किया गया था, अब दूसरी टांग के साथ ये अभ्यास किया जा रहा है, रिलैक्स। तो इस वृक्षासन के क्या क्या फायदे हैं, लाभ क्या क्या हैं इसके? वृक्षासन शरीर की नस नाड़ियों को बलिष्ठ करता है, शरीर और मन का संतुलन स्थापित करता है। जी। इसके बाद अगला आसन त्रिकोण आसन, यानी कोण स्थिति, त्रिकोण की जैसी आकृति, शरीर और मन को साधने का ये अभ्यास। त्रिकोण स्थिति बनाते हुए अपने आप में स्थिरता कायम किए हुए, सांस अपनी क्षमता तक रोके हुए, धीरे धीरे वापस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर ये अभ्यास एक ओर से किए जाते हैं तो दूसरी ओर से भी किया जाना उपयोगी रहता है, रिलैक्स। इसमें सांस कितनी देर रुकना पड़ता है आपको इसमें? सांस की क्रिया के बारे में योग साधना में कोई निश्चित समय अवधि नहीं है जी। केवल मात्र अपने शरीर की, अपने फेफड़ों की शक्ति तक, शरीर की क्षमता तक ही सांस को भरना चाहिए और छोड़ना चाहिए। शक्ति से परे सांस क्रिया करेंगे तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को ये भी साथ साथ बताते जाएं, किन किन लोगों को ये आसन जो क्रियाएं हैं करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए? मान लीजिए कोई रोगी है, उसे कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, ये भी आप हमें बताते जाएं। जो भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, वो इन आसन पद्धति में ना पढ़कर केवल मात्र शवासन की पद्धति में अभ्यास करते हैं, उनके लिए आसन करना वर्जित रहते हैं, खास तौर से आगे झुकने वाले। जी। अब हम तीसरा आसन कर रहे हैं। पहले आपने सूर्य नमस्कार, उसके बाद आपने वृक्षासन, खड़े होकर जो किए जाते हैं। अब जो कर रही हैं राधा जी, ये कौन सा आसन है? ये नटराज आसन। नटराज, जिस तरह से नटराज की मुद्रा, जी 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 जी, नटराज जैसी मुद्रा स्थापित करेगी राधा जी। जी। यानी वही शरीर और मन का संतुलन बनाने के लिए, शरीर की लोचशीलता को स्थापित करने के लिए नटराज, रिलैक्स। इसके लाभ भी आप साथ साथ हमें, हमारे दर्शकों को बताते जाएं कि खड़े होकर किस रोग के लिए क्या लाभ देता है, ये बॉडी के कौन से अंग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये खड़े होकर जितने भी अभ्यास किए जाते हैं, जो भी योगासन किए जाते हैं, उन सबका सीधा लाभ शरीर की नस नाड़ियों के साथ है। शरीर की नस नाड़ियाँ लचकीली होती है, शरीर के जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। शरीर की नस नाड़ियाँ जितनी लचकीली है, जॉइंट्स जितने लचकीले हैं, मनुष्य उतना ही स्वस्थ और निरोग है। सबसे बड़ी बात है, शरीर और मन का सामंजस्य स्थापित होता है, जो कि योग का ध्येय भी रहता है। जी 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 जी। इसके बाद शवासन, आराम की स्थिति, यानी कोई भी योगासन करने के पश्चात यहाँ तक कहा गया है कि हर आसन के बाद शवासन किया जाना चाहिए, लेकिन आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना समय किसी भी नर नारी के पास नहीं रहता है। तो हम 5, 7, 10 आसन करने के बाद जब भी शरीर में थकान होती है तो शवासन को अपनाते हैं। मुझे लगता है कि कोई दूसरा आसन कोई कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये जो आसन अभी राधा जी कर रही हैं, शवासन, ये तो हम सभी कर सकते हैं, मुझे लगता है। हाँ, ये देखने में बहुत सरल है, लेकिन करने में अभ्यास की आवश्यकता रहती है। हम शव के समान, मृत के समान डेड पड़े हुए हैं, मरे हुए शरीर के समान पड़े हुए हैं, लेकिन मन निर्विचार रहना है। केवल मात्र अपने सांस के आवागमन को देखना है कि ये सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, अपने ही आप में। हमने अपनी ओर से कोई भी प्रयास नहीं करना है। शरीर में कोई भी तनाव, कष्ट, परेशानी नहीं महसूस होने देनी है। शरीर को रिलैक्स करना है, यानी पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेकर पाँव के अंगूठे तक, यानी कि शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और उसके बाद शवासन में आप अपने सर से लेकर टो तक बिल्कुल अपने आप को सोचते रहें, देखते रहें कि अब मैं इस मुद्रा में हूँ। निरीक्षण परीक्षण करना है, उस शरीर के सभी अंग प्रत्यंग को शिथिल करना है, रिलैक्स करना है और शांत और सरल मानना है। जी 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 जी। शवासन के बाद अब हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं सीटिंग पोस्चर्स, यानी बैठकर
कुछ आसन जो किए जाते हैं पद्मासन और वज्रासन की सीरीज में। जी जी। सबसे पहले राधा जी प्रदर्शित करेगी पद्मासन। पद्म यानी नाम से ही कितना प्रभावित करने वाला है। पद्म है कमल पुष्प। कमल का ये फूल जो कि कीचड़ में पैदा होता है, सबको अपनी सुंदरता से मोह लेता है। तो सामाजिक जीवन में आप और हम भी तो कमल पुष्प है। सामाजिक जीवन में आकर मनुष्य जन्म पाकर हम भी तो अपने क्रियाकलाप से अपने कर्मों के क्षेत्र को ऊंचा कर हम भी तो एक सुंदर पुष्प के समान बनना चाहते हैं। तो ये पद्मासन सभी नर नारियों के लिए उपयोगी हैं, जिनको टांगों में दर्द रहता है, दुख दर्द शरीर में रहता है, कष्ट रहता है, उन्हें पद्मासन का नित्य प्रति अभ्यास किया जाना चाहिए। जी हाँ, नियम ये, अगर हम पहले दाहिने पाँव से पद्मासन लगाते हैं तो बाद में बाएं पाँव से भी लगाना जरूरी। और कितनी क्षमता तक बैठे, अपनी क्षमता तक, कोई समय का बाध्यता नहीं है। यानी कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 ऐसा बाध्य हम नहीं करेंगे। शरीर जितना जिसका फ्लेक्सिबल है, जितना शरीर जिसको इजाज़त देता है, नित्य प्रति अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक अवस्था इन आसन में ऐसी भी आती है, आदमी 1 घंटा भी बैठा रहता है तो भी दुख दर्द नहीं होता है, शरीर साधता चला जाता है। जी 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 जी। पद्मासन रिलैक्स। इसी पद्मासन में महत्वपूर्ण आसन है झूल आसन या तोल आसन। पद्मासन साल लेने के बाद बाहुबल को बनाने के लिए तो आप देखेंगे राधा कर रही है तोल आसन और झूल आसन। इसी में झूल भी सकते हैं, अपने बाहुबल को बना सकते हैं, कंधों को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, रिलैक्स। लेकिन कोई जो आसानी से कर पाए उन्हें ही करने चाहिए, अदरवाइज उन्हें करना चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं। जोर जबरदस्ती आसन करने में करनी ही नहीं चाहिए जी। उससे जहाँ लाभ मिलता है वहाँ नुकसान भी तो मिलता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए जी। शरीर की क्षमता से परे अभ्यास करना गलत। अगला आसन मत्स्य आसन। इसी पद्मासन में मछली नुमा जैसी स्थिति बनेगी, शरीर हल्का फुल्का बनेगा, कमर को लोचशीलता मिलेगी और गले में पाए जाने वाले रोग, थायराइड जिससे आदमी परेशान रहता है, उसका निवारण भी मत्स्य आसन से होता है। बहुत ही खूबसूरती से राधा जी आज के जो आसन हैं कर रही हैं। हमारे दर्शक इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और आचार्य जी इस बारे में विस्तार से बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों को कि कौन से योग का क्या क्या फायदा होता है। ये मत्स्य आसन, वापस शरीर की क्षमता तक, शरीर को साधते हुए रिलैक्स। मत्स्य आसन का उलट बन जाता है पश्चिमोत्तानासन। क्योंकि रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर झुक रही थी, अब उसे सामने की ओर झुकाना भी जरूरी, तभी अत्यधिक लाभ मिलेंगे आसन से। अगर शरीर पीछे की ओर झुकता है तो आगे की ओर झुकाना भी जरूरी, सांस छोड़ते हुए नीचे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कोई तनाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई जर्क नहीं है जी। साधने की आवश्यकता रहती है, शरीर फ्लेक्सिबल ही बनता चला जाता है। शुरू में तो आदमी केवल मात्र अंगूठा भी हाथ से पकड़ ले, वो भी बड़ी बात हो जाती है। अब राधिका जी का अभ्यास है तो वो राधा काफ़ी आगे निकल गई हैं। अब जैसे राधा जी इस पोजीशन में है, यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस पोजीशन पे अपने अंगूठे को प्रॉपर पकड़ने के लिए हमें कितने दिनों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है? अगर तो बच्चे लोग हैं वो तो उनकी बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल होती है जी। राधा वापस सांस लेते हुए, बच्चे लोग तो लगभग 1 महीने के अभ्यास में इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बड़ी उम्र के लोग, उन्हें तो अपने अभ्यास के साथ ही बढ़ना चाहिए। कुछ जीवन भर पकड़ पाते हैं, कुछ नहीं पे भी पकड़ पाते हैं। लेकिन शरीर अगर आगे की ओर झुका है तो पीछे की ओर झुकाना भी जरूरी। पश्चिमोत्तानासन का उपासन, काउंटरपोज, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, शरीर आगे झुकता है तो पीछे झुकाना जरूरी। ये पश्चिमोत्तान का उपासन है। यानी रीढ़ की हड्डी जो आगे की ओर झुकाई गई थी अब पीछे की ओर झुकाई गई है। आज के संदर्भ में आप हम देखते हैं नित्य प्रति कोई ना कोई नर नारी शिकायत करता है कमर दर्द की। तो कमर दर्द के निवारण के लिए ये पश्चिमोत्तानासन, इसका उपासन अत्यंत उपयोगी है। रिलैक्स। जिन्हें मेरुदंड की समस्या हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी की समस्या हो, वो इसको ना करें मेरे ख्याल से। जिनको तो दर्द रहता हो या डिस्क प्रॉब्लम हो वो तो बिल्कुल ना करें जी। जिनको सामान्य दर्द रहता हो, खिंचाव तनाव रहता हो, कामकाज के साथ रहता हो, उनको तो अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है जी। इसके बाद महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। 84 लाख आसन बताए गए हैं शास्त्रों में। 84 लाख, क्योंकि योनियां हैं 84 लाख, हर योनि पर एक एक आसन बना है। तो वज्रासन उन 84 लाख आसनों में ऋषि मुनियों ने वो आसन बतलाया है जो कि खाली पेट तो सभी आसन करने चाहिए। वज्रासन केवल मात्र एक आसन
जो कि खाना खाने के पश्चात किया जाना चाहिए। यानी अपना भोजन पचाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अपनी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, अपनी गैस्ट्रिक जैसी बीमारी का निवारण करने के लिए आवश्यकता रहती है कि इस वज्रासन को परिवार में बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी अपनाएं। केवल मात्र 10-15 सेकंड से लेकर 2-3-4 मिनट तक भी अभ्यास जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग हमने ये भी देखा है कि वो अपने जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी पर बैठ के वहीं पर ही वज्रासन लगाते हैं। बहुत अच्छा बोले आप विजय चौधरी जी। वज्रासन की यही तो उपादेयता है। ऋषि मुनियों ने इन 84 लाख आसनों में ये एक आसन निकाला है जिसको आप कहीं भी मैट पर बैठकर, कहीं भी बिस्तर पर बैठकर, सुबह या शाम खाना खाने के पश्चात या बहुत चलने के बाद, जब भी नस नाड़ियों में, टांगों में थकान और कष्ट होता हो, केवल मात्र वज्रासन में 10, 15, 20 सेकंड के लिए बैठे। उसके पश्चात आप देखते हैं वो नस नाड़ियाँ शिथिल हो जाती हैं, टांगों का दुख दर्द दूर हो जाता है। हाँ, आवश्यकता रहती है कि वज्रासन के बाद, लगाने के बाद इन नस नाड़ियों को कैसे पुष्ट किया जाए, वो अत्यंत उपयोगी है, जो कि राधा जी अभी दिखाएगी। टांगे सीधी, आराम से पाँव को खींचना और तानना, पाँव को खींचना और तानना। हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। यानी नस नाड़ियों को पुश करना है, खींचना है, तानना है। अब आपने कहा था कि बिस्तर पर भी वज्रासन लगाते हैं, लगाना चाहिए। बिस्तर पर आपने वज्रासन टिकाया, लगाया, उसके बाद लेग्स को मूवमेंट देना बहुत जरूरी है, तभी लाभ होगा। राधा जी जब भी अपने पाँव घुमा रही हैं और अपनी टांगों को भी हिला रही हैं, इसका फायदा क्या क्या है रहता है इसका फायदा, जो ब्लॉकेड हुई थी, जो खून हमारे थाइज में, हिप्स के पास, पेड़ों के पास जमा हो गया था, वज्रासन खोलने के बाद इनके ब्लड सर्कुलेशन इससे एक्टिव होगा और धक्का मारेगा और अंदर जो ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं उसको धक्के के साथ बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो मलमूत्र, पसीना, सांस के जरिए शरीर से मल बाहर निकल जाता है। ये इसके लाभ है। जी। वज्रासन पद्धति में अगला आसन आप दिखाएंगी ऊष्ट्रासन, यानी ऊंट के कुबनुमा स्थिति। जी, आप बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को आज ये आसन दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो भी आसन बता दें, ताकि जो बहुत आसान भी हैं। राधा जी, ऊष्ट्रासन वज्रासन में ऊंट वाली स्थिति, घुटने पर ऊपर उठकर, घुटने नीचे, ऊष्ट्रासन। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, वैसे तो ये देखने में तो मुश्किल है, साधने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के लिए और गले के रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी आसन है ऊष्ट्रासन। जिस आदमी का हाजमा कमजोर है, या गले में खराश रहती है, या टॉन्सिल है, या थायराइड है, या कमर दर्द रहता है, उनके लिए अत्यंत उपयोगी है ऊष्ट्रासन। लेकिन नियम फिर वही, रिलैक्स, वापस आएंगे। अभी हम पीछे की ओर झुके थे, रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर झुकाव था, अब सामने की ओर भी आना जरूरी होगा। इसका उल्टा आसन है मंडूकासन। मंडूकासन की स्थिति यानी रीढ़ की हड्डी को आगे की ओर लाना, साथ ही साथ में उसका उलट, साथ में विश्राम की स्थिति। इसके फायदे क्या क्या हैं? मंडूकासन से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती हैं, पेट के विकार दूर होते हैं, पेट और पेड़ों से संबंधित रोगों का निवारण होता है और फेस पर ग्लो बन जाता है। क्या बात है। रिलैक्स, मतलब हम जो इतनी दवाइयाँ इत्यादि बाज़ारों में खरीदते हैं, इतनी महंगी महंगी क्रीमें खरीदते हैं, तो अगर हम अपने घर पर ही आधा घंटा नित्य नियम बना लें, ये सभी आसन जो आप दिखा रहे हैं, राधा जी हमें दिखा रही हैं, इसे कर लें, तो मुझे लगता है कि हम जो दवाइयाँ खरीदते हैं उस सबसे बच जाएंगे हम लोग। दैनिक जीवन में मैंने जो देखा है, नर नारियों के समाज में रहकर जो लोग योग पद्धति को अपनाए हुए हैं, वो दवाई तो लेते ही नहीं हैं, उनको लेने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। तो यही तो योग का असली लाभ है। केवल मात्र आवश्यकता रहती है साधने की, अपनाने की। हम ये न करें कि उन्होंने आसन किया, बहुत अच्छा किया, वाह वाह करें, लेकिन अपने जीवन में ना अपनाएं, ये हमारी कमी रहेगी। अगला आसन है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन यानी वज्रासन में सो जाना, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। हाँ, एक योगी हुए हैं लहरी महाशय जी, और वो बोल भी गए हैं अपने शास्त्रों में, अपने समय में, ए मैन इज एज ओल्ड एज हिज स्पाइन इज रिजिड। क्या बात है। रीढ़ की हड्डी जितनी कठोर होगी, सख्त होगी, उतना मनुष्य बीमारियों की ओर अग्रसर रहता है। रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, मनुष्य उतना ही स्वस्थ और निरोग है। इसीलिए इतने सारे अभ्यास, योग आसन लगाकर
कमर को ही फ्लेक्सिबल करने का प्रयास किया जाता है। ये जो आप आसन Relax। दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी आयु वर्ग के लोग इन्हें आराम से कर सकते हैं? जो 60 साल से ऊपर हैं, क्या वो भी ये सब आसन कर सकते हैं क्या? जो आदमी 20-40 साल से अभ्यास करता रहेगा वो तो 60 साल की उम्र में जाने पर वो तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे जी। और एडवांस स्टेज में जाएंगे। वो तो शीर्षासन जैसा आसन भी लगा सकते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में कौन सा अभ्यास किया जाए, तो इन आसनों में से आसन तो बहुत सारे हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार छांट कर नित्य प्रति अभ्यास किया जाना चाहिए जी। तो ऐसा नहीं है कि 60 साल का आदमी या 10 साल का बच्चा बराबर आसन करें, ऐसा नहीं है। 10 साल का बच्चा जब अभ्यास करेगा अपना आप भी आसन बनते हैं। बच्चे का अभ्यास अपना आप में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बुढ़ापे की ओर हम जाते हैं तो शरीर रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। अच्छा, तनाव को कम करने के लिए कोई बहुत ही आसान था कोई हमें आसन राधा जी को कहिए आपकी वो, क्योंकि आपको पता है कि आज की जो जिंदगी है बहुत भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, तनाव कैसे कम किया जा सकता है? वो कौन सा आसन है? वो बहुत ही सरल आसन है। पहले तो हमने शवासन बताया था, जी। अब उसका दूसरा आता है पेट के बल, वो है बाल आसन। बाल आसन में राधा जी लेटेगी और विश्राम करेगी, यानी शरीर और मन का संतुलन स्थापित करेगी, आराम से पड़ी रहेगी, लेटी रहेगी। ये बाल आसन की क्रिया है। जैसे छोटा बालक घर में बिस्तर पड़ा रहता है, खेलते कूदे नाचते गाते पढ़ने के बाद विश्राम करता है, तो ये बाल आसन की स्थिति है। हाँ, आवश्यकता ये, रूल ये, नियम ये कि अगर हम एक ओर से लेटे हैं तो दूसरी ओर से भी लेटना होगा। दूसरी साइड बाल आसन, यानी कि जो भी आप क्रिया करते हैं उसको आप दोनों साइड से करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये शर्त है योग के अंदर। योग के अंदर जी। सिर आगे झुकेगा, पीछे झुकाना है। एक दाहिने हाथ या पांव से एक्सरसाइज की है तो बाईं ओर से भी करना उपयोगी है। जी। रिलैक्स। अब पीठ के बल किए जाने वाले कुछ आसन राधा जी दिखाएगी। पहला उतान पाद। जी। उतान पादासन अत्यंत महत्वपूर्ण आसन। अपनी क्षमता तक अभ्यास करने की जरूरत रहती है। इसमें दोनों टांगे लगभग 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के एंगल तक उठानी होती है, अपनी क्षमता तक। सांस भरे हुए, रोके हुए, क्षमता तक रुके हुए। जी। सांसों का बहुत महत्व है इसमें। बहुत महत्व है। सांस क्रिया के साथ आसन किए जाएंगे तो बहुत लाभ रहेगा। रिलैक्स। उतान पादासन जो नर नारी शिकायत करते हैं, कमर में मोटापा है, फैट्स लग गए हैं, चर्बी जम गई हैं, उसके निवारण के लिए अत्यंत उपयोगी आसन और पाचन तंत्र को एकदम प्रभावित करने वाला आसन, यानी हर्निया और नाभि शक्ति इधर उधर हिल जाती है नाभि, उस हालत में बहुत उपयोगी है। प्रेम जी, आज आपने हमारे दर्शकों को राधा जी के माध्यम से बहुत सारे आसन दिखाए हैं, कितने आसान है ये करने। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि यदि आप निरोगी रहना चाहते हैं तो आप योग को अवश्य अपनाएं, और जो नित्य नया आप दवाइयाँ इत्यादि खरीदते हैं उससे आप हमेशा दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल योग और जीवन के आज की संख्या में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर।